में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मैच की, जो होने वाला है 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में। क्या हुआ आखिर? श्रीलंका में पाकिस्तान खेलने को रेडी कैसे हो गया? अभी तक तो वो अलग थलग पड़ा हुआ था, वो बोल रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ये सब तमाम बातें हो रही थी। फिर वापस आ गया। क्या हुआ? अंदर खाने में कोई बातचीत हुई? अमित शाह के बेटे जय शाह, जो आईसीसी चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया इसमें कुछ कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना पड़ा इंडिया के सामने। और जब क्रिकेट होने ही जा रहा है, जब मैच होने ही जा रहा है दोनों देशों के बीच, तो उनके कौन से प्लेयर्स पे नजर है हमारी ज्यादा, और हमारे पास उन प्लेयर्स का जवाब क्या है, उनके क्रिकेट का जवाब क्या है हमारे पास, हम ये जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूरे सिनेरियो को, साउथ एशिया के क्रिकेट वाले सिनेरियो को, जिसमें बांग्लादेश नहीं खेल रहा है, पाकिस्तान हिचक हिचक के खेल रहा है, इस पूरे सिनेरियो को जियो पॉलिटिकल निगाह से कैसे देखा जाए, वैश्विक राजनीति की जो नजर है उसमें कैसे तौला जाए, इसको उस तराजू में कैसे तौला जाए, ये देखेंगे। साथ होंगे विक्रांत गुप्ता और राजदीप सर। हमारे साथ कोलंबो से जुड़े हैं विक्रांत गुप्ता, जो सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं और हेड हैं स्पोर्ट्स तक के और स्पोर्ट्स आज तक के। उनका एक परिचय ये भी है कि उनको ऑनलाइन दुनिया में ओजी धुरंधर कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान के दौरों पे जब गए थे तो वहां से सारी लोकेशन लेके चले आए थे, जिसके बाद इंडिया को बड़ा एज मिला था। विक्रांत जी कैसे हैं? और इन बातों से आप दो चार होते रहते हैं कि नहीं, आपके बारे में जो लिखी कही जाती हैं? नहीं, मैं बहुत बढ़िया हूं सर। आज ही पहुंचा हूं कोलंबो। ये बातें चलती रहती है, आपको मालूम ही है कि इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो कभी तलवार आपकी तरफ होती है, कभी तलवार आपके हाथ में होती है। तो ये सारी चीजें, फिल्म आई धुरंधर तो लोगों ने वो सब बातें शुरू कर दी। तब तक अच्छा लगता है मेरे भाई जब तक आपकी तारीफ हो रही हो, ये याद रखना। क्योंकि एक वक्त वो भी था, 4 दिन वो भी थे, आज से ठीक 1 साल पहले, जब मैं और निखिल पाकिस्तान गए थे चैंपियंस ट्रॉफी से। और मुझे याद है कि जो आज कह रहे हैं कि ओजी धुरंधर है, वो तब कह रहे थे अरे भाई ये क्यों जा रहा है, ये तो देशद्रोही है, ये तो देखो देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो खैर ये बातें चलती रहती हैं। आप पत्रकार हैं यार, आप इतने साल से जानते हैं कि आपका काम है, जो आपका सब्जेक्ट है उसके जितनी करीब आप पहुंच सकते हैं उतना पहुंचे। तो बस यही बात है। बाकी यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोकेशन वाली कोई बात कि मैंने कोई शेयर की हो। एक ही लोकेशन को जानता हूं जो हम सबकी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गूगल लोकेशन। मतलब घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जब जाना है, आपकी गूगल लोकेशन क्या है और गूगल मैप क्या कह रहा है, उसके अलावा किसी लोकेशन को नहीं जानता। कोलंबो में क्या माहौल है विक्रांत सर? सुपर संडे को क्या होगा प्रेमदासा स्टेडियम में? किसका पलड़ा भारी रहेगा? किन प्लेयर्स पे नजर रहेगी? क्या दिख रहा है अभी? आउटलुक क्या दिख रहा है अभी? देखिए, एक बात तो है कि जिस तरह इंडिया ने पिछले 1.25 साल से T20 क्रिकेट खेली है, इस वर्ल्ड कप में अब तक उस तरह की पिचेस नहीं है। इंडिया की जो अप्रोच थी वो थी ऑल और नथिंग, मतलब मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। ये वो पिचेस नहीं है। और दूसरी बात है कि जो प्रेमदासा, आप देखिए आज अपसेट हुआ, कितने रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया। सो मेरा ये मानना है कि यहां पर ना 180 तो बहुत बड़ा स्कोर है, 170 बड़ा अच्छा स्कोर है, और कई टीमें 160 में भी जीत सकती हैं। अब बात आ जाती है कि आपके पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड क्या है। हेड टू हेड में इंडिया बहुत आगे है, और मैं हेड टू हेड की बात करता हूं तो एक आप अपनी क्रिकेट की एबिलिटी की बात करते हैं, बी आप हालिया रिकॉर्ड देखते हैं, सी आप ये देखते हैं कि यार आईसीसी टूर्नामेंट्स में कौन टीम किस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करती है। पाकिस्तान जानता है कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो उस दिन उस दबाव को हैंडल नहीं करते। अब आप देखें ना, 2017 में वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे, और मेरा ये मानना है कि उनकी ना वो लास्ट लेग था उस टीम का, जो टीम इंडिया को परेशान करती थी, जो टीम वर्ल्ड स्टेज पे जाके अच्छा करती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मैच हमें हराया है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो दुबई 2021 वाला, जी 2021 वाला वर्ल्ड T20 में बात कर रहा हूं। उसमें भी क्या हुआ था, उसमें मतलब इंडिया अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गया, पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, पहला ही मैच था। आप पता नहीं क्यों उस दिन दबाव के साथ खेल रहे थे। उस दिन ना भारत के खिलाड़ियों के चेहरे पर था फियर ऑफ फेलियर, हार का डर। भाई हम सब कहते थे, अब मीडिया है ना, अरे हार नहीं सकते, मौका मौका, अरे पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। तो उस दिन इंडियन प्लेयर्स ना समहाउ उनके चेहरे पर दिख रहा था कि यार हम जीतते तो रोज हैं, किसी एक दिन हारेंगे तो क्या होगा यार, लोग क्या बोलेंगे। आई थिंक उस दिन हमारे खेल में वो दिखा था। अब अगर आप इस टीम को देखें, लगातार अच्छा खेलती आ रही है, और सामने है पाकिस्तान, जो
जिसका ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। सो आज पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि हम मुकाबले में, अगर मानता हूं मुकाबले में है, तो उनके तेज गेंदबाज नहीं है। उस टाइम पे उनके फास्ट बॉलर्स थे, उनके पास शाहीन अफरीदी पीक फॉर्म में थे, नसीम शाह नया फास्ट बॉलर, देखो उसने 2-3 साल बड़ा अच्छा बॉल डाला, हारिस राउफ भी थे। आज हालत ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि यार ये शाहीन अफरीदी को 11 में भी खिलाना चाहिए कि नहीं। उनके पास स्पिनर्स हैं, अबरार एक अच्छा स्पिनर है, उस्मान तारिक पे बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है एक अनयूजुअल एक्शन है, लेकिन ये भी देखना होगा ना कि उसके लिए, भाई के लिए भी तो इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला है। बाकी उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, स्पिनर आपके पास भी अच्छे हैं, आप एक चेंज जरूर करेंगे। आई थिंक इंडिया ना एक स्पिनर और ऐड करेगा वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ। अब वो कुलदीप यादव को करते हैं जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है। अगर कुलदीप खेलते हैं तो फिर अर्शदीप को बाहर जाना पड़ेगा। अब अर्शदीप का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के साथ अच्छा है, तो अगर आप अर्शदीप को भी खिलाना चाहते हैं और एक और स्पिनर खिलाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है भारत ना एक चेंज ये कर सकता है कि रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह वॉशिंगटन सुंदर फिंगर स्पिनर, 8 नंबर तक आपकी बैटिंग भी हो गई और आपको 3 स्पिन ऑप्शंस भी मिल गए। तो यहां पर आप भी 3 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, वो मेरे ख्याल 5 या 6 स्पिनरों के साथ खेल रहे हैं। बट यार बात तो ये भी आ जाती है ना कि ठीक है हम कह रहे हैं उनके स्पिनर बड़े अच्छे हैं, बैटिंग कौन करेगा वहां से? आप ये भी तो देखें ना, उनको बैटिंग भी करनी होगी। सो उनकी भी मैं अगर टीम देखता हूं तो सैम आयू मैं मानता हूं बड़ा टैलेंटेड यंगस्टर, रन नहीं बनाए। फरहान है भाई, उस लड़के ने जिगरा दिखाया है, वो 2 पे भी आउट हो सकता है, वो 50 भी बना सकता है। और 3 नंबर आएंगे सलमान आगा। अब सलमान आगा का भी पहला बड़ा इम्तिहान है ये। उसके बाद बाबर आजम, बड़े प्लेयर। बट बाबर ना समहाउ इस मैच में वो बैलेंस लेके आते हैं, क्योंकि अगर शुरू में जल्दी आउट हो गए तो बाबर ने वक्त लेना है। तो बाबर 160-65 वाले स्कोर के लिए अच्छे प्लेयर हैं, बढ़ गए 170-180 वाला है, तो क्या वो उस तरह मैच विनर होंगे? तो ये सारी बात आ जाती है। पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ नहीं है, इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है, और स्पिनर अगर मैं आमने सामने रखता हूं तो नथिंग मच टू चूज बिटवीन। दूसरी बात है यार, जो मर्जी कहो आप, हालिया रिकॉर्ड मैटर करता है। तो अगर आप मुझसे पूछे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहेगा हारा देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, नहीं। वो गलती एज जर्नलिस्ट मैंने 2 बार की है। मैंने वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की थी, मैंने शायद 2021 वर्ल्ड T20 के मैच से पहले भी की थी। आज मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैच ने थोड़ी खेलना है। और मैं क्यों चाहूं कि मेरी टीम इंडिया पे प्रेशर हो? हम तो ये कहेंगे जी अच्छा मैच है जी, सामने वाली टीम भी अच्छी टीम है, जीतेगा तो इंडिया ही। सर विकांत सर, उस्मान तारिक का आपने नाम लिया, कितना बड़ा फैक्टर है मिस्ट्री स्पिनर? चेकिंग के आरोप लग रहे हैं, वो एक अनयूजुअल सा एक्शन है कि वो बॉल डालने के पहले हल्का सा सेकंड का आधा हिस्सा वो पॉज ले रहे हैं और फिर वो बॉल डाल रहे हैं। उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच के आसपास है, मतलब एक एज मिलता दिख रहा है। उनके जो नंबर्स हैं पिछले कुछ मैचेस के, वो भी ठीक ठाक हैं। और यूएस के मैच में बैट्समैन आउट होने के बाद वो जाके वो ऐसा रिएक्शन कर रहा है, बता रहा है कि उसने बॉल कैसे डाली थी। चेकिंग क्या इसका कितना बड़ा फैक्टर है उस्मान तारिक? देखिए, एक अनयूजुअल एक्शन तो है और लोग उसकी बात कर रहे हैं। और जो ये फ्रीकिश स्पिनर्स आते हैं, जब वो आते हैं शुरू में, तो एक्चुअली सामने वाली टीम में प्रिपेयर्ड नहीं होती। मैं आज श्रीलंका में हूं, मुझे याद है 2008 में इसी दौरे पे मैं था, अजंता मेंडिस नाम का एक बॉलर आया जी। भाई उस टीम में कौन कौन नहीं खेलता था, मुरलीधरन भी खेलते थे, बट अजंता मेंडिस, क्योंकि वो कैरम बॉल का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार किया। अब वो अनयूजुअल एक्शन था, अनयूजुअल बॉल थी। बड़े बड़े दिग्गज थे यार इंडियन टीम में, तेंदुलकर भी थे, द्राविड़ भी थे, लक्ष्मण भी थे, सहवाग भी थे, गांगुली भी थे, लेकिन इंडिया पिक नहीं कर पा रहा था। तो मैं ये मानता हूं जो थोड़ा फ्रीकिश एक्शन होगा उसको एज होगी। बट पता क्या आ जाता है, बात आ जाती है टेम्परामेंट पे। अभी तक उस्मान तारिक ने वो टेम्परामेंट दिखाया, बट ये बहुत बड़ा मैच है। जब 3 दिन 5 दिन 8 दिन लोग सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, तो सामने वाला खेमा परेशान तो होता है। बट ये ना भूलें कि नींद आपको भी नहीं आती है। आप भी ये सोचते हो कि यार 40 करोड़ की अवाम मेरे पे देख रही है, अच्छा मैं सूर्या को बॉल कैसे डालूंगा, फलाने को कैसे डालूंगा। अब उनका एक्शन जो है, मेरा ये मानना है, जो मतलब जो थोड़ा बहुत हमने देखा है, अच्छा एक्शन का भी क्या होता है ना, अगर आप इसको बायोमैकेनिक्स के पास लेके जाओगे, वहां पे उन्होंने आपके वो जो मॉनिटर्स लगाने हैं, तो आप एल्बो बेंड ही नहीं करोगे। उनकी एल्बो बेंड नहीं होती है जब वो नॉर्मल बॉल करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जो वो फास्टर वन, लेग कटर या कैरम बॉल या लेग स्पिन फेंकने की कोशिश करते हैं तो वो तेज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि क्या उसमें अनोमली है। बट अभी तक मुझे नहीं दिखी है, और आईसीसी के अंपायर्स हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि उनका एक्शन खराब है। अनयूजुअल है,
क्योंकि वो रुकते हैं। लेकिन वो क्रिकेट के नियमों के मुताबिक आप याद कीजिए ना, रविचंद्रन अश्विन भी तो रुकते थे, सकलेन मुश्ताक भी तो थोड़ी देर के लिए रुकते थे। सो रुकना इज ओके। अब उससे क्या होता है ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, सो एक बैट्समैन के पास एक फोर्स और जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो ट्रिगर मूवमेंट होता है जब बॉलर अपने हाथ अपना यहां होता है, उसके ऊपर जा रहा होता है। सो बैट्समैन का पहला रिएक्शन जो है बॉडी मूवमेंट, वो तो बैट्समैन देख के थोड़ी बॉल को खेलेगा कि ये शॉर्ट पिच है तो मैं पीछे जाऊं, दिमाग नहीं कुछ, वो आपको मोमेंटम के साथ जाना है। तो जब वो बॉलर लोड करता है बॉल, बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन ना ट्रिगर पे आ जाता है, लेकिन वो लोड करके रोकता है। अब जब वो रोकता है तो आप उसको ध्यान से देखें, वो बॉल इधर से फेंकता है, और मेरा ये मानना है कि राउंड आर्म से ना चेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकता है। 1 2 6 4 का है, पर जब वो बॉल को लोड करने से पहले आप देखें वो थोड़ा झुकता है। जब वो बॉल को फेंकता है, टॉस करता है। अब बॉल को जब टॉस करेगा और स्लो फेंकेगा, वो हाथ से तो निकलता है, लेकिन वो बॉल स्लो गिरता है, और गिरता है थोड़ा आगे। अब उसमें मैंने जो यूएस के प्लेयरों को देखा, क्योंकि आपकी ट्रिगर मूवमेंट हो चुकी है, सो आपकी जो ताकत लगनी है गेंद के पीछे, वो पौनी ताकत तो वेस्ट हो चुकी है। जब बॉल गिर रहा है तो यूएस के प्लेयरों ने क्या किया, वो एक ही शॉट के पीछे गए, वो स्वीप मारने के लिए गए, क्योंकि बॉल पहुंचा ही नहीं, तो उनके पास ले दे के एक स्वीप शॉट है। लेकिन वो जो तीखा बॉल फेंकते हैं, तेज बॉल, उस पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट भी खा सकते हैं, चौका। अब उसमें फिर आ जाती है क्या बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल करे, क्योंकि जब आप इतना वक्त दे रहे हैं तो बैट्समैन कहे जब मैं कदमों का इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन क्योंकि उनको यह एडवांटेज है कि बैट्समैन का पैर भी वो देख रहे हैं, उसने रोका हुआ है अपने आप को, और बैट्समैन की मूवमेंट देख रहा है कि पैर। अब ये सारा मुझे लगता है कि इंडिया पे आ जाएगी बात। बाकी आई एम श्योर इंडिया ने सोचा होगा। फर्क क्या है जो अभी तक आपने देखा इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली श्रीलंका में ना ग्राउंड थोड़े बड़े होते हैं। ये प्रेमदासा बड़ा मैदान है। इंडिया में क्या होता है, हम थोड़े ना बाउंड्री अंदर आ जाती है तो मेरे जैसा भी जाके ठक करके मार दे, छक्का मार दे। यहां पे छक्का मारना, और उस विकेट पे जहां पे वैसे ही आप स्लो डाल रहे हो और बॉल और स्लो आ रहा है और थोड़ा ग्रिप कर रहा है, आसान नहीं होता। इसलिए मेरा यह मानना है कि इंडिया के 2 बैट्समैन, मैं कहूंगा 3 बैट्समैन इनफैक्ट मैं कहूंगा, जो उस्मान तारिक सेंट्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सूर्य कुमार यादव। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास 6 तरह की तो स्वीप है, वो मिड विकेट से लेके हर जगह स्वीप मारते हैं, और उनकी स्वीप में ताकत होती है, वो स्वीप सिंगल के लिए नहीं खेलते। दूसरा, सूर्य कुमार यादव के पास रिवर्स स्वीप भी है। 2 और प्लेयर, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, वो ताकत के साथ मारते हैं। क्योंकि उस्मान तारिक को क्या है ना, जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट रहेगा, यार इसने स्लो फेंका है, अगर मैं इसको सीधा मार दूं तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो हिट मारते हैं तो ताकत के साथ मारते हैं, वो टाइमिंग वाला छक्का नहीं मारते। सो जिस प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस है कि प्रेमदासा हो या कोई मैदान हो, मैं अगर सीधी मारूंगा मैं हिट क्लियर कर दूंगा, तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, तो ये 3 बैट्समैन। अगर मैं उस्मान तारिक की बात करूं, ऐसा नहीं है कि बाकी जो हैं वो नहीं खेल सकते, लेकिन ये 3 काउंटर है, ये 3 तोड़ है। अब ऑफ स्पिनर के लिए दिक्कत, मैं इंडिया हूं अगर, तो अभिषेक शर्मा, आई थिंक अब टीम इंडिया की पहुंची, और उसके बाद अब कल प्रैक्टिस में पता चला, आई थिंक अभिषेक खेलेंगे। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा हुए थे जी, मुझे लगता है अब खेलेंगे। कमजोरी है, बट यार ये बड़ा मैच है, और कल कमजोरी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कमजोरी अभी है क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन थी ना, तो आपका बॉडी वेट भी गिरता है, बट अब आई थिंक ही इज ऑन द मेंड। अच्छी बात क्या है ना, 7 बजे का मैच है, दिन का मैच हो तो बैट्समैन रिस्क नहीं लेता यार। प्लेयर को कहते हैं यार इसका वैसे ही फ्लूइड लॉस इतना हुआ है, इसका कमजोर हुआ है जी। 7 बजे है, और 7 बजे श्रीलंका में क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज अच्छी ब्रीज चलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है अभिषेक खेलेंगे। ईशान किशन को आपने देख ही लिया। अब बात आ जाती है कि अगर अभिषेक भी खेलते हैं, सारी टीम आपकी अवेलेबल है, इंडिया के पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, वैसे एडवांटेज है बहुत बड़ा। बट अगर मैं उस्मान तारिक को देखूं, फिर मैं देखूं सैम अयूब भी ऑफ स्पिनर है, और हो सकता है कि सलमान आगा कप्तान भी 1-2 ओवर डाल दें ऑफ स्पिन के, तो ये दिक्कत है। इसीलिए क्योंकि इंडिया सिर्फ 2 राइट हैंडर्स के साथ मोस्ट लाइकली उतरेगा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। सो एट एनी स्टेज आप ये चाहोगे कि जब 20 ओवर आपके हो रहे हो, कम से कम एक एंड पे आपके पास एक राइट हैंडर खेल रहा हो।
आखिरी सवाल विक्रांत सर, मुझे पता आपके पास समय की कमी है। पाकिस्तान वापस आया, बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था। हम सब जान रहे हैं और बहुत सारी बहस हो चुकी है कि रेवेन्यू का कितना बड़ा लॉस होता, ये सब होता, वो सब होता। अंदर क्या हुआ सर? अंदर की खाने की खबर क्या है? किस वजह से पाकिस्तान को वापस आना पड़ा? किन शर्तों पे बात हुई और किन शर्तों को माना नहीं गया और फिर भी पाकिस्तान आया? क्या है सर? मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई है आज से कोई 1.25 साल पहले। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था ना यार हमारी सरकार नहीं कह रही है पाकिस्तान, तब भी आपको याद होगा बहुत सी बातें हुई थी। पाकिस्तान ने कहा नहीं आता इंडिया तो हटाओ इनको, इनके बिना खेलेंगे। बट देन फिर वो हाइब्रिड हुआ और मोहसिन नकवी ने उस वक्त हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड साइन किया। मुझे लगा पहली बार पाकिस्तान इस बात को समझा कि उनकी टीम कुछ कर नहीं रही, बट वो एक इंपॉर्टेंट मैच का आधा हिस्सा है। ठीक है जी। अब WWE की मैं रेफरेंस देता हूं। आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान को रन डाउन नहीं कर रहा हूं, किसी भी दिन क्रिकेट के मैदान में कुछ भी मैच में हो सकता है। बट WWE हम देखने जाते हैं ना, वो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा महंगा उसका टिकट होता है, टीवी राइट्स उसके क्रिकेट से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? आपको मालूम है यार, ये तो नूरा कुश्ती है। एक पहलवान ने दूसरे को मारना है। और मुझे लगा ना इंडिया पाकिस्तान अब क्या हो गया था, पहले होते थे मुकाबले, अब क्या हो गया है, हम लोग 150 करोड़ लोग टीवी ऑन करते हैं देखने के लिए पाकिस्तान हारे, तो इसलिए उसके व्यू ज्यादा हो गया, तो वो मतलब मैच बड़ा हो जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बट बिकॉज ऑफ द राइवलरी। सो पाकिस्तान समझ गया। उसके बाद एशिया कप में भी आप देखिए जो जो हुआ, जैसे जैसे हुआ। मुझे लगा एशिया कप में जब मोहसिन नकवी ने वो किया ना कि पाकिस्तान ने कि नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे, और फिर मैच लेट शुरू हुआ, आई थिंक वो ब्लैकमेल करना उस वक्त वो समझ गए इज अ टूल। यहां पर उनकी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने जिस दिन यार 1 तारीख को कहा था, मैंने 1 तारीख को ये वीडियो बना के कहा था ये 4 स्टेजेस हैं, वो 3 पे खत्म हो गए। वैसे मैं ये हो ही नहीं सकता कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट छोड़ दो यार, ताले लग जाते हैं। बट दूसरी तरफ क्या था, वर्ल्ड क्रिकेट का रेवेन्यू भी उस एक मैच में टिका है। अच्छा, अब आप बात करते हैं ब्रॉडकास्टर की। मैं श्रीलंका आया हूं आज, यकीन मानिए फ्लाइट जो थी वो जैम पैक थी और बहुत सी फ्लाइट्स आएंगी। जिस होटल में मैं हूं बता रहे हैं, इसी में इंडियन टीम भी है, बता रहे हैं कि यहां पर ये जो 14 और 15 2 नाइट्स हैं, $800 US टैरिफ हो चुका है। यहाँ पे गोल्फ फेस रोड है, ये कोलंबो बड़ा खूबसूरत शहर है। जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं लाइन से हैं, सब में 500 से लेके $1000 a नाइट है 14-15 को। तो श्रीलंका के लिए ये मैच टूरिज्म लेके आता है, हॉस्पिटैलिटी है ना। अब जब हम एयरपोर्ट से मैं और निखिल आए तो जो हमने वहां से टैक्सी की तो उसने भी बोला सो द मैच इज हैपनिंग, सो फॉर दिस क्रिकेट वी आर वेरी हैप्पी। क्योंकि उसको भैया उसको दिन में 100 बार टैक्सी चलानी है, बंदरनायक के एयरपोर्ट से उसको शहर में लेके आना है। उसने हमें कहा जी डील कर लो, 3 दिन टैक्सी चलाओ, मैं आपके साथ। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अब मनी स्पिनर है वो पाकिस्तान समझ गया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो आप बात कर रहे थे, आई थिंक आईसीसी ने ना ड्यू प्रोसेसेस के साथ चला। बांग्लादेश ने गलती की, हालांकि बांग्लादेश की जो बात थी वो टेक्निकली वाजिब थी। उन्होंने कहा जी हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है और इस प्रीटेक्स्ट पे हमें इंडिया में मत खिलाओ। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी। ये क्या वजह हुई, मेरे पड़ोसी के तुमने जी रुमाल चोरी कर लिया, जाओ मैं भी नहीं, ऐसे नहीं होता। बट आईसीसी ने क्या किया, अंदर से बहुत नाराज थे आईसीसी और पाकिस्तान को ब्रिंक तक लेके भी गए। पाकिस्तान की कोई शर्त नहीं मानी गई, उनके पास कुछ था भी नहीं ना। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक बांग्लादेश को बता दिया देखो हम तुम्हारे साथ। अब बांग्लादेश में इलेक्शंस हो गए, अब देखते हैं वहां पे जो अब गवर्नमेंट आई है वो इंडिया को कैसे देखती है, पर पाकिस्तान को अच्छा देखेगी। उन्होंने क्या किया, श्रीलंका, जैसे मैं कहा ना, प्रेसिडेंट से फोन करवाया। श्रीलंका क्यों, इनके लिए पैसा था ना टूरिज्म, अब उन पे भी एहसान कर दिया। यूएई से भी चिट्ठी लिखवा ली। सो द पॉइंट इज कि 4 लोग बड़े अहम थे। एक जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन थे, और ये सारी कहानी पाकिस्तान ने की है बिकॉज वो जय शाह को टारगेट कर रहे थे। वो इंडियन है ना, इसलिए उनको टारगेट कर रहे थे। बट जय ने ऐसे नहीं किया कि बाकी बोर्ड्स को कहा हो चलो यार पाकिस्तान को निकाल दो। इस यार मैं आईसीसी चेयरमैन हूं, ठीक है, आई एम एन इंडियन, बट लेट्स हैव दी गेम। ये गेम से क्या होगा, इंडिया का क्या नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा छोटे एसोसिएट नेशंस का। अब उन्होंने क्या किया, जो संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ है, वो जय शाह, वो बिहाइंड द सीन्स थे। लेकिन 2 ऐसे लोग थे जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफर्टेबल था। एक थे इमरान ख्वाजा, आपने उनको देखा, वो डेप्यूटी चेयर है आईसीसी बोर्ड के, वकील भी हैं बहुत बड़े।
और मुबश्शिर जो यूएई क्रिकेट बोर्ड से थे उनके भी क्लोज थे। तो जय शाह ने उन दोनों को आगे किया। ठीक है ना, मोहसिन नकवी से बात कीजिए, बातचीत हुई। उसके बाद क्या हुआ, बातचीत में ईगो की बात आ गई थी। देखो इंडिया में लोग बैठ के कह रहे हैं खिता दिया पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है नाक रगड़वा दिया। अब मुझे नहीं पता ना कि सच क्या है, आपको भी नहीं पता सच क्या है। द फैक्ट इज जीत उसकी होगी जो मैच जीतेगा। मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये मैच ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये जितना ये ड्रामा हुआ, ये ब्लैकमेल, ये रैंसम, ये हॉस्टेज, अगर इंडिया इस मैच को जीत गया तो फिर आप देखना पाकिस्तान में भी लोग कहेंगे कि यार थूक के चाट दिया आपने। खुदा ना खास्ता रिजल्ट इधर से उधर चला गया तो फिर कुछ देर के लिए ब्रैगिंग राइट्स उनके पास चले जाएंगे। थैंक यू विक्रांत सर, इसमें शॉर्ट नोटिस पे हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है मैं आपके। थैंक यू राजदीप सर। अभी विक्रांत भाई से बात हो रही थी और पाकिस्तान बाहर गया, फिर अंदर आया और फिर वापस सीरीज में आने के बाद की भी अकड़ है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी बड़ी इसमें मायने रखती हैं, ये भी कहा जा रहा है। अभी फोन जा रहा है पाकिस्तान को, बांग्लादेश से भी जा रहा है, तो श्रीलंका से भी जा रहा है, तो अरब देशों से भी जा रहा है। सर जियोपॉलिटिक्स को लेकर सर थोड़ा डिकोड करिए हमारे लिए सर इसको। क्रिकेट सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हो रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे कि क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान को एक और जरिया मिला है बांग्लादेश के साथ नई दोस्ती बनाने के लिए। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले पहली हवाई जहाज इतने सालों के बाद ढाका टू कराची एयर रूट रिस्टोर हुआ है। अब क्रिकेट में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये थी कि अब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ हमेशा रहता था। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक साथ आए हैं। और पाकिस्तान के जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे और जो पत्रकार भी है नजम सेठी, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज कही। मैंने उनको इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा यार इतने सालों तक, पिछले 15-20 सालों तक अवामी लीग और शेख हसीना आपके नजदीक थी, भारत के नजदीक थी। अब सिचुएशन हैज चेंज, बदल गई है, हवा बदल गई है और अब हम और बांग्लादेश नजदीक आ गए हैं और हम इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाएं। मैंने कहा क्या आपको भारत को घेरने की कोशिश हो रही है? उन्होंने कहा ये राजनीति है, हम क्यों नहीं घेरेंगे भारत को। तो आप सोचिए एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां क्रिकेट का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से भारत को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इज द, इंडिया इज द सुपर पावर, बीसीसीआई इज द सुपर पावर ऑफ क्रिकेट। आईपीएल में खेलने की होड़ सबको होती है, इसके बावजूद पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ आ रहे हैं। अब चुनाव हो गए हैं, चुनाव में अब साफ है कि बीएनपी चुनाव जीतेगी और जीत गई है। तारिक रहमान 99% बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और तारिक रहमान चाहते हैं भारत से अच्छे रिश्ते लेकिन पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते। तो वो भी एक कोशिश करेंगे कि कैसे इस जो नए समीकरण बन रहे हैं उसमें क्रिकेट का कैसे इस्तेमाल किया जाए। वहीं भारत की क्या दुविधा है, शेख हसीना दिल्ली में है, गवर्नमेंट की एक गेस्ट है एक तरह से, लेकिन हमें तारिक रहमान से भी अब वार्तालाप करके उनसे भी एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश है। तो जियोपॉलिटिकली क्रिकेट का एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है एक हमारे इस पूरे सबकॉन्टिनेंट साउथ दक्षिण एशिया में किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छे हो। ये जो बैक चैनल टॉक्स हुए, किसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि आप लाहौर पहुंच जाइए? पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने ये सब करवाया। तो पाकिस्तान ने, ये क्यों हुआ कि ये मीटिंग लाहौर में हुई और बांग्लादेश के नुमाइंदे वहां पहुंचते हैं, आईसीसी के भी कुछ नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान इज यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, उनको एक मौका मिल गया है और वो कोशिश कर रहे हैं मौके पर चौका लगाए। इसमें कितनी सफलता उनको मिलेगी इस पर बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को क्रिकेट के फील्ड में चुनौती दे, फील्ड पर या बाहर। फील्ड पर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बाहर नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक नए अलायंस करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज in a way part of their political strategy
to somehow or the other create a new South Asian alliance, एक नया दक्षिण एशियाई अलायंस करने की कोशिश हो रही है. एंड दैट इज द पॉलिटिक्स. आपने पूछा इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स क्या है. जियो पॉलिटिक्स इतनी ही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बैक चैनल गोइंग ऑन एट वेरियस लेवल्स बिटवीन ढाका एंड इस्लामाबाद रावलपिंडी. और उसमें क्रिकेट शामिल है, उसमें ट्रेड की बात हो रही है, उसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है. और क्रिकेट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस. और मुझे ये भी नजम सेठी ने कहा, आप देखेंगे मार्च के महीने में एक और बड़ा धमाका होगा. मैंने कहा क्या धमाका होगा? ये हो सकता है कि रिमेंबर एशिया कप जो है, वो जो एशिया क्रिकेट काउंसिल, उसमें पाकिस्तान इस समय लीडरशिप पोजीशन में है. तो शायद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल ट्राई एंड क्रिएट देयर ओन इन अ वे बॉडी टू चैलेंज, यानी विद इन द एशियन क्रिकेट काउंसिल अपनी एक तरह से एक नया गठबंधन करने की कोशिश कर रही है. दैट इज द जियो पॉलिटिक्स. इंडिया को कैसे घेरा जाए, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल of what Pakistan and Bangladesh are trying to do through cricket. राजेश सर, मैं इसी पे आ रहा था कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्रिकेट को थोड़ा सा किनारे रख के भी देखें तो क्या भारत को अभी चिंता करने की जरूरत है अपने आसपास पड़ोसियों के यहाँ हालत देखते हुए? मतलब जो कहा जाता है, कहावत है कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपको शांति से नहीं बैठना चाहिए. तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए इस समय? देखिए, भारत जो है, जैसे मैंने कहा, वी आर द बिग बॉस ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कोई चिंता करने की जरूरत है. लेकिन जरूर पॉलिटिक्स में, साउथ एशिया में, अगर आपके दो बड़े पड़ोसी एक वेस्ट पर एक ईस्ट पर आपको घेरने की कोशिश करें, देन यू शुड बी वेरी वरीड. ऑफ कोर्स यू शुड बी. और मुझे लगता है यहां एमईए और गृह मंत्रालय में समन्वय होने की जरूरत है. ये जो मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया एक तरह से आईपीएल से, ये बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया. एमईए वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट. मैंने एक बड़े एमईए के ऑफिशियल ने कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि ये होने वाला है. और इसीलिए एमईए और एमएचए में समन्वय होने की जरूरत थी. और वही एमईए ने, जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री चले गए तारिक रहमान को मिलने, जब उनकी मदर बेगम जिया की डेथ हुई, वो वहां शोक सभा में गए थे, जो अच्छा कदम था. एक दिन आप शोक सभा में हैं, वही एमएचए जो है कहती है हम पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश के क्रिकेटर को अलाउ एक तरह से नहीं करेंगे क्योंकि वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. अब ये जो, और असम में चुनाव है, बीजेपी का एक ध्यान उस असम के चुनाव में है कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का एक मुद्दा बने. बंगाल में चुनाव है, वहां बांग्लादेश का मुद्दा बने. देखिए, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इस तरह से गवा नहीं सकते. हमें बांग्लादेश के साथ एक नई समीकरण जो बनने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उनको हमें शॉर्ट सर्किट करना ही पड़ेगा. और उसमें क्रिकेट का रोल हो सकता है. अगस्त के महीने में इंडिया को बांग्लादेश जाना है टेस्ट सीरीज के लिए. क्या भारत जाएगा? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए ताकि बांग्लादेश को सही संदेश मिले. और हमें इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना होगा क्रिकेट के फील्ड पर, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी हमें उनके साथ एक तरह से एक नया, हाँ, हम अपनी बात रख सकते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार हुआ, हम अपनी आवाज उठाएंगे. लेकिन इसको केवल इमोशनल नजरिए से नहीं कर सकते. हमें इस पर प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि हमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से करीब आने की जो कोशिश हो पाकिस्तान कर रहा है, उस कोशिश को हमें नाकामयाब करना है.